हम लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात। पार्टी वजूद में आई है, तकरीबन 28 साल हो गए। मुझे कोई एक जगह कोई दिखा दें कि इन्होंने कोई मुफाहमत की बात की हो। 19वीं तरमीम से अपने आप को रहा करवाया, फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक, हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खुले हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इस बात की अफवाहें फैली हुई हैं कि कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गई है। क्या ऐसे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ऐसे अगर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उनमें कितनी संजीदगी है, उसका आउटकम क्या होगा? पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके पास, ख़ास तौर पर हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को ऑफ़र करने के लिए क्या मौजूद है? और कहा यह जा रहा है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हैं। तो ऐसे मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? क्या कब तक ये चलते रहेंगे मुज़ाकरात, और इनका मुस्तकबिल फिर क्या बनेगा? या बहुत सारे मामलात में वही नतीजा निकलेगा, नील बाय सिफ़र, या कोई बात आगे भी बढ़ेगी? ये जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एम्पावर किया है कमेटी को, और इसीलिए किया था, डी चौक के बाद ही किया था। मैं खुद जब 5 तारीख को गया था तो उन्होंने बराह रास्त मुझे नाम बताए और अनाउंस किए। ये नेगोशिएशंस कमेटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद बनाई और मैंडेट खुद दिया। इनसे बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, ये उनका एक नुक्ता नज़र रहा है। तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं हैं, क्या हम अब भी डाकू हैं या नहीं हैं, या उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बदल लिया है कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। जब वक्त पड़े, जब मुश्किल आ जाए, जब हालात नासाजगार हो जाएं, तो डाकू से भी बात हो सकती है। सीनियर एंकर पर्सन हैं मुनीफ फारूक साहब, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि ये मुल्क के जो हालात हैं वो कैसे इसे इनको देख रहे हैं या कैसे पेंट करते हैं, क्या क्या है उनके पास बताने के लिए। उन्हीं के पास चलते हैं। आपके कुछ, मैं इंटरव्यूज़ भी सुन रहा था, आपके कुछ वीलॉग्स भी, उनमें आप फरमा रहे थे कि ये हो सकता है उनकी जगह तब्दील की जाए। मुमकिन है, कुछ लोग स्पेकुलेट कर भी रहे हैं, कुछ लोग कह भी रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं, कुछ वैसे अफवाहों की बुनियाद पे कह रहे हैं कि हो सकता है कोई बनी गाला हाउस अरेस्ट टाइप कोई इस तरह का मॉडल गवर्नमेंट ने कभी सोचा हो। क्या गवर्नमेंट के टेबल पे कौन कौन से कार्ड्स पड़े हैं इस चीज़ को लेके? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि गवर्नमेंट की बेसिस पे गवर्नमेंट के पास ना ही किसी हाई लेवल एंगेजमेंट की अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने दी, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्लियर कट बताया गया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि जी कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग एंगेजमेंट अगर कोई है या अगर कोई होगी तो वो गवर्नमेंट करेगी। पाकिस्तान की फ़ौज बी इट तहरीक इंसाफ या कोई और, उनसे डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं करेगी किसी मामले पर। अच्छा चलिए, ये तो एक ब्रॉडर बात है ना, लेकिन अगर आपको याद होगा जो 7 मई 2024 को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस ब्रीफिंग में उनसे आपको याद होगा वो बड़ा, उसमें उन्होंने 2 बातें उनसे पूछी गई। एक ये डायलॉग के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी जो इंतशारी टोले, दोबारा बात वो इंतशारी टोले की उन्होंने की कि अगर वो करते हैं और वो ये समझें कि कोई भूल जाएगा तो नहीं भूलेगा, और अगर कोई डायलॉग को बात होगी तो वो सियासी जमातें करेंगी। एक दूसरा बात थी इमरान खान साहब के, या उनसे जब पूछा गया कि जी तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या फ़ौज की तहवील में दिया जाएगा, तो उसका जवाब DGISPR ने दिया बड़ा क्लियर, और वो अल्फाज कुछ यूँ थे कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ताबे हो और उसको कोई सियासी अंसर या कोई सियासी शख्सियत उसको इस्तेमाल करे अपनी फ़ौज के अंदर कुछ करने के लिए, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। ये मेरे तमाम उन
नुक्तों को जो कि मुझे बहसीत सहाफ़ी नज़र आए और कुछ इन्फॉर्मेशन, बल्कि मेजर इन्फॉर्मेशन थी कि ये हो सकता है कि इमरान खान साहब का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाने की कोई सफ़बंदी हो, कोई कोशिश हो, वो हो पाती है नहीं हो पाती, लेकिन ये इंटेंट मुझे पता लग गया था 5-6 महीने पहले कि इंटेंट ज़रूर मौजूद है। हो पाता है या नहीं हो पाता, दैट्स अ मिलियन डॉलर। हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है। बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। आप अगर चाहते तो 26वीं आईनी तरमीम पे रास्ता रोक देते, कोई बंद बांध देते, लेकिन शायद मौलाना साहब और आप, चूँकि मौलाना को डील करने का सारा टास्क था आपके पास, और ये टास्क जाना था बेसिकली मौलाना साहब को कंटेनर तक चढ़ाने तक। मैंने जो कुछ किया है, मैंने इमरान खान की इंस्ट्रक्शन भी किया। मौलाना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया, जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हम काजी फाजी साहब को किसी पर नहीं चाहते थे, तो उसमें उन्होंने हेल्प की। बाकी चूंकि उसकी अपनी पार्टी है, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने उसको देखेगा, लेकिन हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल की। मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, और सीनियर तरीन हैं इस वक्त। उनके पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि अभी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हालात पलटा खाएंगे या स्टेटस को रहेगा, मौलाना फजलुर रहमान या बानी पीटीआई या तहरीक इंसाफ, ये मुज़ाकरात, ये डायलॉग, इसके नतीजे में क्या निकलेगा, क्या बनेगा? मौलाना साहब तो चलें, ये जो भी हलचल चल रही है, एक दफ़ा तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की थी कि मौलाना साहब को ये अपने साथ नत्थी करें और किसी तरीके से ये कंटेनर लेके इधर आ जाएं। वो ख्वाब पाया तकमील तक ना पहुंच सका। पूछने का मतलब ये है कि कोई हलचल, कोई तहरीक, कोई ऐसी चीज़ें, या ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज आपकी दानिश में हो गई हैं, सब अब रावी चैन लिख रहा है, या आप समझते हैं कि कुछ है, कोई शरर बाकी है, कुछ बचा है? मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुक्तदी नहीं हैं, वो मुज्तहिद हैं, वो इमाम हैं। तो आप उनको इमामत करा लें उनसे, उनको मुक्तदी बना के तो आप नहीं बैठा सकते ना, अपने पीछे तो खड़ा नहीं कर सकते। आपकी बात से ये समझ आई मुझे कि इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ कहीं कोई ऐसा गलत पत्ता खेल बैठी थी उस वक़्त कि इमामत देने में शायद वो नाला थे या कुछ नहीं। देखें, असल आप मामला देखें कि तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, अगर वो समझे कोई कि वो मौलाना को अपने पीछे चलाएंगे तो मौलाना क्यों चलेंगे? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। दुरुस्त फरमा रहे। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे, जब 1970 का इंतखाब हुआ तो उस वक्त नैप थी और सूबा सरहद था जो KP के, और खान अब्दुल क़य्यूम खां की मुस्लिम लीग थी। तो दोनों के दरमियान जमीयत उलमा इस्लाम जो थी वो तीसरी ताकत थी, जिसके साथ मिल जाती उसकी हुकूमत बन जाती। उन्होंने कहा, शर्त लगा दी कि वज़ारत आला हमारी होगी। तो खान अब्दुल क़य्यूम खान इस दोम में थे कि भाई ये तो नैब से तो इनकी मफाहमत हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि ये जो वज़ारत आला है, ये कोई 22 नुकात जो उलमा के हैं बड़े मशहूर, दस्तूर साजी के लिए पेश किए थे, उनका कोई 23वां नुक्ता ईजाद कर लिया आपने। और उधर अब्दुल वली ख़ान जो उस वक्त बड़ी कंपेन बड़ी चलाई उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़, और कहा कि हमारे टुकड़ों पे पलने वाला मुल्ला हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा। और जब वो उनके सामने चॉइस आई, उन्होंने कहा हम तो नमाज भी मुफ्ती साहब के पीछे पढ़ते हैं, हुकूमत भी उनके पीछे बनाएंगे। उनको फ़ौरन पेशकश कर दी। तो मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला हो गए सूबा सरहद के। तो देखिए, मौलाना जो हैं वो उनके बेटे हैं। मौलाना फजलुर रहमान PNA के कायद जो थे वो थे, सदर वो थे। मौलाना जो हैं वो अपनी बात करेंगे, अपना मामला करेंगे। उनका उल्लू अपना है, दूसरों का उल्लू अपना है। उनको क्या ज़रूरत है दूसरों का उल्लू सीधा करें?
मीडिया के ऊपर 2 दिनों से काफ़ी ये बातें चल रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। तो हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा और उसका आगाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होगा। इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शरायत, इसका मतलब कि शरायत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी और इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ना काल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल खिलाफ ही होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नाम है अजहर सदीक साहब, कानूनी माहिर हैं, बड़े मारूफ हैं। वो इन हालात को कैसे बेसिकली देख रहे हैं और उनकी दानिश में तहरीक इंसाफ क्या गलतियां कर रही है, क्योंकि वो क्रिटिक हैं आजकल। वो मानते हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी सियासी मिस्टेक्स कर रही है जिसका खमियाजा फिर तहरीक इंसाफ को नहीं बानी PTI को भुगतना पड़ रहा है। वो क्या मिस्टेक्स हैं, अजहर सदीक साहब के पास ही चलते हैं। आप जो मौजूदा तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, नाम लिए बगैर, क्योंकि आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और मैं भी किसी को सिंगल आउट करने नहीं आपके पास हाजिर हुआ, जितने भी लोग पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या मैकेनिज्म को लेके चल रहे हैं, आपको इनकी तर्ज सियासत से इसका मतलब बहुत बड़ा इख्तलाफ है। देखिए, मैं बताऊं आपको, बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सियासी रंगत नहीं छोड़नी चाहिए थी। सियासी रंगत से मेरा क्या मुराद है, यानी मैं ना इससे मैं अगली बात करके फिर वापस आता हूँ। जब इलेक्शन हो गए पाकिस्तान तहरीक, तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत करनी चाहिए। आप बुशरा बीबी के पास भी गए थे, ठीक है ना जी, पैगाम लेके गए। देखे ना, मैंने यहाँ बैठ आज तक ये नहीं पता वो किसका पैगाम था। वो ये छोड़ें, वो ये चले मेरी ज़ाती सोच थी, मैं ये बता दूँ आपको। मैं आज भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, उल्टा क्या हुआ कि वो मेरी सीट के लाले पड़ गए। अब छोड़ें इस बात को कि जो बातें मैं कर रहा था ना, जो बातें मैं चाह रहा था कि क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए वजह क्या है। नहीं, आपको टिकट इस वजह से नहीं दिया, ये छोड़ देना हम इन चीज़ों को। आपने उधर जाके यार अपने हिस्से का कलमा हक कह दिया था। नहीं, आप इन बातों में नहीं जाना आपने। मैं नहीं बातों में ना मैं इलेक्शन लड़ने के इंटरेस्टेड था। मुझे कहा गया, मैंने मुल्क में आना था, मैंने टिकट भी इसलिए, मैंने नॉमिनेशन पेपर भी इसलिए जमा कराए थे। बाखुदा मुझे कोई शौक़ नहीं था इलेक्शन लड़ने का, ना है मुझे अब भी। मैं पाकिस्तान के तर्ज सियासत से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं जितना काम यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ रह के कर सकता हूँ, मैं सियासत में रह के शायद नहीं कर सकता। मैं TV चैनल पर जाकर डिफेंड तो कर लूँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता। आपका निज़ाम ऐसा है। मैं उस वक्त भी इस बात का कायल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहिए, लेकिन जो कि इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं, अब उनको कन्विंस करना ये मेरे बस का काम नहीं, ये इन सियासी लोगों का काम था कि इमरान खान साहब से बात करते। अब अभी भी देखें ना, आज हम कहाँ खड़े हैं, वहीं खड़े हैं ना। जो आप बात कर रहे हैं ना, आज जो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग करें, इस पॉलिटिकल डायलॉग करने का तरीका मुख्तलिफ था। आप वफ्त एक बनाते, आपको एहतसाब का मशीर लगाने लगे थे, आप क्या देख रहे आज कर रहे हैं। मेरी बात आप आज मुख्तलिफ अजहर सदीक बने हुए हैं। फहद देखें, आज बात आपने छेड़ ली, ऐसे आपने सियासी गुफ्तगू मेरे से आज कर रहे हैं। आप सचिन तेंदुलकर की तरह फ्रंट ड्राइव खेलते जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, आज स्ट्रेट ड्राइव। आप मुझे सियासी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं सियासी जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि इमरान खान के करीब सिंसियर लोगों को नहीं रहने दिया जाता। अब ये ज़हन में रख लें बात, वो चाहे पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं या बाहर हैं, जो कोई मर्जी कह दे, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने देखा है, यानी यहाँ बैठकर इसको चले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हल्का सा कि कौन लोग थे नाम लिए बगैर जो इस तरह के मशवरे देते थे, तो आप वो नहीं रहे, को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। उनमें से कई तो चले गए ना, आप यही तो देखे ना, उनमें से कई कहाँ हैं अब, वो सारे वो जिनके लोग थे चले गए। यानी उनके जहां तारें हिलती थी या जहां कहीं ताल्लुकात थे, उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो बिल्कुल इतने कुर्बत में थे, लेकिन फर्क इतना है कि हमने एक ऑनेस्ट लीडर के साथ है, एक ईमानदार आदमी के साथ है, इमरान खान इसका नाम है। हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे,
ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। जब तहरीक इंसाफ डी चौक के लिए आ रही थी धरना देने के लिए, उस धरने पे बहुत सारी तनकीद हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की, बहुत सारे लोग कह रहे थे इनके पास कंबल्स तक नहीं थे, इनके पास वो ऑडियो सिस्टम नहीं था और कोई ऐसी मामला। लेकिन असल बात यह है कि कहा यह गया कि बानी पीटीआई को ये कहा गया था कि आपको हम छोड़ देंगे 20 दिन के अंदर, रिहाई दे देंगे तो आप संगजानी रुकें या इसे कॉल ऑफ कर दें। ये बात हलीमा साहिबा ने की है। इस बात में कितनी सदाकत है और जो फैसला साजों के जहन पड़ने वाले लोग हैं वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ़र किया था इमरान खान को कि आप धरना वापस ले जाएं तो हम 20 दिन में 22 दिन में या कुछ टाइम में आपको यहाँ से निकाल देते हैं। इस तरह की बातें क्यों स्पेकुलेट हो रही हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें जहन में रखिए कि जब एक तो जनरली भी जहन में रखें, जब इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो ना, चाहे वो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर आ रही हो, मौलाना लाएँ, TLP लाए, कोई और आए, तो हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे की तरफ से हमारे सामने तो अब एक ज़िंदा मिसाल है ना कि माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनका राब्ता तो गंडापुर साहब से था। और वो बात ये होती है कि अच्छा आप आ रहे हैं, अच्छा आना है यार, क्यों आ रहे हैं, वो बेलारूस के सदर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा अभी ना आए, अच्छा आना है तो फिर चले उधर संजानी आ जाए, अच्छा इसके आपने आगे नहीं आना, ये नहीं करना, बस ये, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा, आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हुकूमत डेटरेंस क्रिएट करती है, भड़क हमेशा ये लगाई जाती है कि आपको यहाँ आने नहीं देंगे, लेकिन जाहिर बात है आपने लोगों को मारना या गोलियाँ चलानी तो नहीं होती ना कि जी अगर कोई अटक आ गया। वैसे तो अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए तो आप घर से नहीं निकल सकते भाई, मैं और आप घर से नहीं निकल सकते, या फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं निकल सकता, लेकिन आपने एक डेटरेंस क्रिएट करनी होती है कि यार तोड़ा जाए लोगों का ज़रा, यानी कि उनको उनका जो फ्लो आ रहा है उसको ज़रा ब्रेक किया जाए, स्पीड आहिस्ता करवाई जाए, जो कि गवर्नमेंट करवाती है। अब इस दफ़ा शायद ये भी हुआ कि जी लोग कुछ आए, अच्छा जी आ भी गए इस्लामाबाद में, लेकिन ये जो सारा बात थी ना, अब मैं आपको विद अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ माई इंफॉर्मेशन बहसीत एक साफ़ी मैं याद कर सकता हूँ कि ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं ऑफ़र की गई तहरीक इंसाफ को कि आप ये कर दें तो हम इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि हुकूमतें बड़ी तेज़ होती हैं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे ये वाली हो, इससे पहली, इसके बाद आने वाली, आप ना एक लॉलीपॉप, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं मुज़ाकरात का या बात का कि अच्छा चलें यार हालात बेहतर हो जाएंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते, यार आप माहौल अच्छा करें, देखिए उससे फिर ये भी हो सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट बात कोई नहीं होती। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत अथॉरिटी है उनके पास, उनको पता था कि ना ऐसी कोई बात होनी है, ना इमरान खान की रिहाई की कोई बात सिरे से है। सो ये जो तमाम बातें हो रही हैं जी कि वो हाँ एस्टेब्लिशमेंट ने एनवायरनमेंट इनेबल की, 1 मुलाकात, 2 मुलाकात, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, 24 से पहले 2-2 मुलाकातें हो रही हैं, गौर खान साहब में, वो इसलिए कि आप इस चीज़ को क्रिएट करवाएं कि यार किसी तरह ये एहतजाज मौखर हो जाए या रुक जाए। क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज़ किया था कि कोई भी हुकूमत हो, जितनी मर्जी ताकतवर हो, वो कभी नहीं चाहती कि लोग सड़कों पे आए, वो कभी नहीं चाहती कि एक अजीब सा रुकस क्रिएट हो जाए और एक अजीब से सवाल लोग कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है आपके वफाकी दारुल हुकूमत में, ये क्या हो रहा है, लोग क्यों बाहर निकले हुए हैं फलां। सो वो एक मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज थी, लेकिन अगर आप उसे ये समझें कि कोई सब्सटेंशियल बात की गई तो यकीन माने ऐसी कोई चीज़ नहीं, ठीक अगर होती तो नज़र आ जाती। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि इमरान खान को हम 20 दिन में रिहा कर देंगे, आप धरना वापस ले जाएं, इस तरह की बातें, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद की। इस तरह की ऑफर्स हो सकती हैं, वैसे हो जाती हैं कभी, या आपको लगता है कि कभी हो सकती होंगी? क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि आप वहाँ बैठ जाएं जाके, उसके बाद इस पर बात कर लेंगे रिहाई पर। रिहाई तो होनी ही होती है ना बिलाखिर, कोई ये शाम थोड़ी है कि 30-30 साल के बाद बंदा जेल से बरामद हो रहा है ना। ये पाकिस्तान है, यहाँ अदालतें हैं, यहाँ कानून है, यहाँ एक दस्तूर है, उसके ताबे मामला चलते हैं। तो इस उन्होंने कहा होगा कि फिर उसके बाद बात कर लेंगे रिहाई के मामले में। लेकिन ये कि अगर तो रिहाई लाजमन हो जाएगी तो फिर तो PTI वहाँ से पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं उनको बाहर आने दिया। तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना साहब को वो रोल ना दे सकी जिस रोल को, जिसका खाका, जिसके खाके में रंग तहरीक इंसाफ ने भरे थे।
बात फिर और तरफ चले गई, फिर 26वीं तरमीम की तरफ चले गई, फिर मौलाना साहब को 26वीं तरमीम में गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी और बात फिर आगे बढ़ गई। लेकिन वो जो तहरीक इंसाफ सोचा करती थी वो आज भी ख्वाब तहरीक इंसाफ की आंखों में बिल्कुल जिंदा और जावेद हैं। मौलाना साहब पे 26वीं तरमीम के मामले में तहरीक इंसाफ एतबार ना कर सकी, एक लेवल तक से आगे। और अक्सर वो बड़ी अहम बात है, बड़ी रिपीट हमने की कि जो आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा दिया था, मौलाना फजल रहमान ने उस बंदूक से तहरीक इंसाफ का शिकार किया। राइट सर? देखिए अब मौलाना साहब के साथ आप कैसे चलेंगे? देखिए एक बात बताऊं आपको, अब मौलाना को ज़रूरत है, अब मौलाना को हमारी ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, मौलाना को अब हमारी ज़रूरत है। अब वो जो हमने एस्टैब्लिशमेंट को सियासी जमात से मिलकर एक हवा बना दिया है ना, अब वो बढ़ना शुरू हुआ है। मौलाना साहब की ज़रूरत जो ही खत्म हुई, आप फिर सड़क पे पड़े होंगे। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। इस मुल्क में मेरा सवाल ये है कि आप लोग पॉलिटिकल रेलिवेंस रहने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी मुरतब दीजिए कि ज़रूरियात से निकलिए। देखिए मैं बताऊं आपको, वजह ये है कि इस वक्त हालात उन्होंने ऐसे कर दिए आपको, अभी तक तो ग्राउंड पे उन्होंने आपको एहतजाज करने ही नहीं दी है। हमें जो बातें कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं इस बात को। कौन से एहतजाज करने दिया उन्होंने? आप आ जाएँ 2022 में, आ जाएँ 25 मई वाले दिन, निकलने दिया? डंडे मार मार के, जख्मी करके, गाड़ियाँ तोड़ के क्या किया था? और मैं बड़ा लीडर इमरान खान को इसलिए मानता हूं कि मैंने ना, मुझे याद है जब उन दिनों 2022 मार्च में मैं इमरान खान साहब को जब मैंने एक सजेशन दी कि मैं कहा जी बिलावल भुट्टो को यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद ना आने दें, इन्हें लॉन्ग मार्च ना करने दें। आपने कहा? यस, मैंने कहा लॉन्ग मार्च ना करने दें। उसके लिए बगावत के पर्चे दहशत जो हमारे खिलाफ हो रहे हैं आज, ये स्ट्रेटजी जो कि पुरानी है ना, ये नई तो है ही नहीं, ये पुरानी स्ट्रेटजी है। और अगर आप ये करते तो शायद आप हालात देखते। वजह की थी, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं थी, है ना। ये सारे जितने भी काम हैं, अब हालात इस तरह हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट कामयाब बनवाती है। यानी ये इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, बगावत के पर्चे हो रहे हैं, ऐसे बट रही है बगावत की बात ही कोई नहीं है। आपको अगर पॉलिटिकली लेकर चलना है ना, मैं घूम के वापस आता हूँ, तो हुकूमत के लिए देखें ना, डायलॉग के हवाले से हुकूमत ने कब सिंसियरिटी दिखाई? नहीं, तो आपने जब बिलावल साहब के खिलाफ क्रैकडाउन का मशवरा दिया तो फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं, हर एक को हक है एहतजाज का, वो आना चाहते आए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। 3 लॉन्ग मार्च हुए इस दौर में, बता दें इस तरह पर्चे दर्ज हुए हैं 144, जिस तरह बढ़ती फिर रही है, जिस तरह डिटेंशन ऑर्डर जारी हुए हैं 2022 के अंदर 10,000, 2023 के अंदर 4,770, मुझे ज़ुबानी फिगर याद है ना, क्योंकि मैंने चैलेंज किया हुआ है। गवर्नमेंट अपोजिशन को समझाती है, आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? फैसला साजों के जहन पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, दानिश्वर हैं या जर्नलिस्ट हैं या एंकर पर्सनस हैं, वो कहते हैं बेसिकली कि गवर्नमेंट के पास इमरान खान साहब का मेन्यू चेंज करने के लिए, जेल में जो खाना उन्हें मिलता है वो चेंज करने का भी शायद इख्तियार नहीं है। अब भी फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात करेगी। गवर्नमेंट के पास इमरान खान से मुज़ाकरात करने का मैंडेट कितना है? वो एक कहते हैं फलाना बंदा रह रहा है शू नेल बजट के अंदर, वो होता है शू नेल बजट। आपको पता है जूतों में जो कील लगता है वो इतना छोटा सा होता है, अगर आपने गौर किया होगा। तो हुकूमत के पास भी जो मैंडेट है ना इस तरह की मुज़ाकरात, वो बड़ा लिमिटेड है। उसमें वो यही है बेसिकली कि जो हुकूमत चली इस्टेब्लिशमेंट के सिलेबस के ऊपर रही हो, तो उसके पास जो नेगोशिएशन है वो ऑन टॉप ऑफ एनीथिंग तो वो नहीं कर सकते। या इसे मैं आपकी इजाज़त से रिफ्रेज करूँ, आप बड़े बाखबर, बड़े सीनियर नाम है मुल्क का। गवर्नमेंट के पास इमरान खान के जेल का मेन्यू चेंज करने का ही अगर मैंडेट है, और वो चाय की जगह कॉफ़ी ऑफ़र कर सकती है, मटन की जगह बीफ ऑफ़र कर सकती है, तलोर की जगह वो कहती है पटिटर खा लें, वो भी नहीं, तो फिर आप किसके साथ डायलॉग करेंगे और कैसे करेंगे, और ये बेल मुंडे कैसे चढ़ेगी? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इवेंचुअली तो आई फर्मली बिलीव, और मैं एज पाकिस्तानी होप मेरी ख्वाहिश भी है कि कोई डायलॉग हो और ये जो एक चपकलिश है ख़त्म होनी चाहिए। किसी भी बड़ी सियासी जमात का इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी हो किसी वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ जो इतना बड़ा तनाज़ा है वो नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज अ पाकिस्तानी।
बट एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि इमरान खान साहब को तो आजकल मसाइल हैं ठीक ठाक, मतलब उनका जो आपने क्योंकि खाने की बात की तो उन्हें वो खाना तो नहीं मिल रहा जो पहले मिल रहा था, और उनको वो चिया सीड्स और ये चीज़ें भी काफ़ी किल्लत है, बिजली भी बंद कर दी जाती है उनकी, ये बातें एग्जैजरेटेड नहीं हैं तो हैं, मसाइल हैं उनकी। लेकिन अगर हुकूमत का मैं कहूँ तो हुकूमत को जितना मैंडेट दिया जाएगा हुकूमत उतना कर लेगी, लेकिन वो मैंडेट क्या है, वो इसलिए कि हुकूमत के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। एक होता है ना अंग्रेजी में कहते हैं डैंगलिंग सोर्ड, आपके सर पे तलवार लटक रही है एस्टैब्लिशमेंट की जाने, करें बात इनसे, करें मुज़ाकरात, ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। आप तारीखी तौर पर देखें नेगोशिएशंस में वो साइड हमेशा ओवर पावर करती है जिसके पास लेवरेज हो। तहरीक इंसाफ के पास कोई लेवरेज नहीं है। लेवरेज क्या होती है कि आपने तहरीर स्क्वायर बना दिया हो इस्लामाबाद को, 10 लाख 8 लाख बंदा वहाँ बैठा हुआ हो, हुकूमत मजबूर होती है कि यार क्या अब तो हमें जो ये कहेंगे मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तहरीक इंसाफ कुछ क्रिएट कर नहीं पाई। नवाज शरीफ चले जाते अडयाला, मिल लेते, जाके डिस्कशन करते, कोई डायलॉग करते, क्या हर्ज था? नहीं, मेरी तो खैर मुख्तलिफ राय है। मेरी तो राय पहले दिन से ये है कि नवाज़ शरीफ को इमरान खान की परसिक्यूशन के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं मानते ना लीडरशिप। आपको पता है, मैंने तो आपको सारी सुनाई थी लंदन की जो आपस में हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो दोनों को लड़ाई में फ़िलहाल फ़ायदा नज़र आता है, इमरान खान को भी और उसको भी, लेकिन ये लड़ाई हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। ये इसका मतलब है कि आप जॉइंट वेंचर किसी स्टेज पे भी नहीं देख रहे, कोई जॉइंट वेंचर हो जाए, कोई तहरीकें इकट्ठी निकल आएँ, या नहीं कभी भी जॉइंट वेंचर हो सकता है अगर कोई ऐसा नुक्ता हो। इस वक्त तो आप देखिए कि मौलाना जो हैं उनका हरीफ अव्वल कौन है, वो तो तहरीक इंसाफ, केपी में तहरीक इंसाफ, केपी के में उनको जो शिकायत है, जो धांधली की शिकायत वो करते हैं, वो किसके खिलाफ करते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब तहरीक इंसाफ समझ रही थी कि अगर मौलाना नहीं मिलते उनके साथ तो एक बड़ी ताकत जो है उनके खिलाफ खड़ी होगी केपी के में, इसलिए उन मुफाहमत की बात कर ली उनके साथ। तो ये दोनों मुफाहमत वही होगी जिसमें फरीकैन का फ़ायदा हो, किसी एक के फरीक का फ़ायदा जो है उसके लिए मुफाहमत नहीं होगी। खान साहब ने जब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, नहीं किए बंद, और आप लोगों के भी जो रवाबित थे, नहीं किए उन लोगों से जो ताकतवर हल्के गिने जाते हैं, वो रवाबित भी तड़वा दिए। आखिरी मेरी मुलाकात अपने लीडर से 15 नवंबर को हुई है। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब 24 अभी दूर है, क्योंकि 15 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस दौरान हमारी लीडरशिप से कोई रब्ता होता है हुकूमत की तरफ से तो उनको क्या जवाब दें? खान साहब ने कहा बिल्कुल अगर कोई बात होनी है लेकिन मेरे से डायरेक्ट होगी, मेरे से बात होनी। जब ये बात खान की मैंने मीडिया में जाके बाहर की खान साहब की, खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो मेरे से डायरेक्ट होंगे, वो एक दरवाज़ा खुल गया मुज़ाकरात का। नदीम अफजल चंद को मैं सुन रहा था, वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि आपने धरने दे लिए, आपने स्ट्राइकिंग कर ली, सिविल नाफरमानियाँ चला ली, सारा कुछ कर लिया, एक दफ़ा मुज़ाकरात करके भी देख लें, पॉलिटिकल डायलॉग करके भी देख लें, क्या हर्ज है जिसमें? फ़हद, पॉलिटिकल डायलॉग जब होते हैं तो उसका स्टाइल कुछ और है। मैं सियासी बात करें ना, आज एक चीज़ आप भूल गए, आसफ अली ज़रदारी साहब ने सदारती ओहदा भी जो मेरी ही कंटेम्प्ट की दरख्वास्त पे छोड़ा था। मैंने कहा ज़रा इशारतन आपको मैं शरारत करता रहूँ आपके साथ। देखिए, माजी में तारीख देखें, अगर आप ज़ियाउल हक से जब निजात करनी थी, उठाना था, तो कौमी इत्तेहाद या 9 सितारे मुझे याद है बचपन में वो बने थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने MRD की तहरीकें देखी, यानी इस हालात में पॉलिटिकल डायलॉग में, यहाँ पॉलिटिकल डायलॉग रहने नहीं दिया। मैं जो बात बड़ी कर रहा हूं, सियासी जमातें अपनी स्पेस खत्म कर रही हैं। हो गया है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें मैक्सिमम आपकी एस्टैब्लिशमेंट में माजरत के साथ, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया की एस्टैब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट और साफी भी एस्टैब्लिशमेंट के ज़िम्मे में आते हैं माजरत के साथ, वकला भी कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ज़िम्मे में आते हैं। ये सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए और ये एजेंडा बना लिया है कि ये वो जमात है जो हमें रहने नहीं देगी। हुआ यही है। इस वक्त एक आम एनालिसिस अगर आप करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
85% पे खड़ी है। 85 मुल्क की अगर आज अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए तो 85 स्पेस खाली है। तो कौन चाहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगह दे? अब 85 को आप पॉलिटिकल रास्ता नहीं देंगे, पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए, और लोगों को कहेंगे कि आप हमारे साथ रोज़ आके शेलिंग खाएं या आप तहरीर स्क्वायर बनाएं इसे, तो आप देखें अगली चाल नहीं चल पा रहे शायद। फहद, मैं वो आदमी हूँ कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ चीज़ें मैंने कही थी, अगर मानी होती तो ये हालात यहाँ ना पहुँचते। मैंने 5 जून 2023 को कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो आज आप बात कर रहे हैं ना, जो आज आप बात कर रहे हैं, ये मैंने 5 जून को कही थी। वो एक टाइम था कि जब तमाम सियासी जमातें बड़ा शोर डाल रही थी ना, वोट को इज्जत दो, एस्टैब्लिशमेंट को घर में, अपना फौज जो है वो बॉर्डरों में जाए, तो वो इकट्ठी हो जाती ना। बाकी तो सारी बातें करते रहे ना। इमरान खान तो ले आया हालात यहाँ तक। असल तो जरूरत थी कि उन सियासी जमातों ने इमरान खान के साथ मिलना था आके। अगर आप पॉलिटिकल चाहते हैं। फैसल वाडा कह रहे हैं कि बिलावल साहब शायद पावर में आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि इस तरह की तजवीज़ अगर हमारे पास आई थी गुफ्तगू के दौरान तो हमने नो कर दी थी, और हमने कहा था पूरा मैंडेट है आपके पास और आप पूरी टन्योर पूरा करें। 5 साल का टन्योर होगा वज़ीर आज़म का, बाद में देखेंगे जो अक्सरियत लेकर आएगा उसका वज़ीर आज़म होगा। और इसी अक्सरियत के ताबे हमने दोनों दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया कि उनकी असम्बली में नशिस्तें भी ज़्यादा थी, अक्सरियत में थे, और मिल के गवर्नमेंट बनानी थी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, जो ब्रांडिंग वो कर रहे हैं आजकल, वो क्या बातें हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? फैसल वाडा आजकल उनके पास क्या टास्क है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, और वो जो कहा गया कि बिलावल की ब्रांडिंग हो रही है, इस तरह का स्पेकुलेट, फिर एमक्यूएम कहती है ये 1 मैन ब्रिगेड है, 1 मैन आर्मी है फैसल वाडा, और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डी चौक आने वाला मामला क्योंकि मिसमैनेज किया है, तो ये भी कैलकुलेट हो के गवर्नमेंट पे मलबा गिरेगा, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर शहबाज शरीफ हुकूमत का क्या बनेगा? देखिए, मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूं कि इस्लामाबाद पुलिस किसके अंडर आती है? वजारत दाखिला। वजारत दाखिला के ऊपर कौन मुलाजमान है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहसिन नकवी साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल और बेपनाह ताकत के साथ एक्सरसाइज अपनी ताकत कर रहे हैं। तो अगर इस्लामाबाद के अंदर कुछ चीज़ मिसमैनेज हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर मोहसिन नकवी साहब पर आएगी। लेकिन गवर्नमेंट उसको उस तरह नहीं देखती कि कुछ मिसमैनेज हुआ है। उन्होंने मौका दिया। मोहसिन नकवी साहब की बात ह्यूमनली देखी जाए तो समझ आती थी कि यार आपने गोलियां तो नहीं मारनी ना, आपने मौके देने हैं, डेटरेंस क्रिएट करनी है। वो कहते रहे कि यहाँ आएंगे तो काम ख़राब होगा, यहाँ आएंगे तो काम ख़राब होगा। फिर बाद में जो हुआ वो हम सबको पता है क्या हुआ, कितना सख्त रिएक्शन था पूरी रियासत का। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूँ कि गवर्नमेंट का इस चीज़ से कोई ये उनका सब्जेक्ट नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर वो आए तो कैसे आ गए, क्यों आ गए, फिर उनको निकाला तो कैसे निकाला गया, क्यों निकाला, कितने ज़ोर का डंडा चलना चाहिए था, कितना कम ज़ोर का डलना चाहिए था। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और ये तो एस्टैब्लिशमेंट का मसला है। इस सारे मामले में गवर्नमेंट ने जो 8 फरवरी से लेकर अभी तक ताकतवर हल्के उनको चला भी रहे हैं, साथ लेके भी चल रहे हैं, तो वो फिर मुआवनत भी नहीं अगर कर पाती और वो निगोशिएट भी नहीं कर पाती, कोई रास्ता भी नहीं निकाल पाती, और इवन एस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस लेके भी नहीं दे सकती आवाम से, फ़र्ज़ कीजिए कोई मकबूलियत का ऐसा झंडा भी नहीं गाड़ती, तो वो फिर इस गवर्नमेंट को कैसे लेके साथ चलेंगे? देखिए, मैं अब आपको बड़ा आसानी से इसमें, ये मेरा ओपिनियन है, जो हाइब्रिड रिजीम्स होते हैं या जो वो हुकूमतें जिनके ऊपर जो इनको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनके साथ एक हाथ मौजूद होता है सरपरस्ती का, और उनको एस्टैब्लिशमेंट के ज़ोर पे बनाया जाता है और रखा जाता है। उन हुकूमतों को नैरेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी ताकत का मंबा सिर्फ ताकत होती है। वो ताकत जो कि वो ले रहे होते हैं इस्लाम पिंडी से, एस्टैब्लिशमेंट से, वो ताकत ख़त्म, हुकूमत ख़त्म। इमरान खान साहब का वही मंबा था, वो ताकत ख़त्म, हुकूमत ख़त्म। ये भी हुकूमत वैसी ही है। तो PMLN को बैसियत पार्टीज़ की ज़रूरत ज़रूर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि री इन्वेंट करें ख़ुद को, मरीम नवाज शरीफ साहबा की ब्रांडिंग हो, लोगों को पता चले नवाज शरीफ की साहबजादी हैं तो काम कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, फलान हो रहा है। लेकिन
ये बात उनको भी पता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ना इक़्तिदार में आ सकते थे, यानी आप कह रहे हैं बेसिकली आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वो स्टेज नहीं आई कि आप चिराग रगड़ें तो एक बहुत बड़ा। मैं अब आपको बड़ा आसानी से बता देता हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है एज वी स्पीक, वो शहबाज शरीफ साहब से उन्हें कोई मसला नहीं है, वो बहुत खुश हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बड़े अच्छे हो गए हैं, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हो गई है, जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं फिगर, हम लोग कहते हैं कि महंगाई कम होगी, बेसिकली उसकी तशरीह है कि महंगाई चीज़ें महंगी होने की जो रेशो थी वो कम हो गई। हाँ ठीक। शरह सूद नीचे आ गया, मज़ीद बताया जा रहा है कि अब कुछ 150-200 पॉइंट्स और बेसिस पॉइंट्स और नीचे आ जाएगा। कुछ आपका तजारती खसारा उसको किया गया है, अभी कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट में कहूँ जो प्लानिंग है वो तो ये है कि आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ौज और इस हुकूमत ने मिल के करनी है मुआशी मैदान के अंदर। सो जो वाडा साहब फरमा रहे हैं वो उनकी एक ज़ाती ख्वाहिश, उनकी पसंद नापसंद बिल्कुल हो सकती है, वो PMLN को नापसंद करते हैं तो ही हैज़ ऑल द राइट टू डू सो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आज PMLN वो सुहागन है जो पिया मन भारी। फैसल वाडा कोई कल से कह रहे हैं 1-2 दिन से कि ये ब्रांड एक्सपायर हो गया है और इसकी एक्सपायरी आ गई है। मुझे बड़ा मज़ा आया है कि आपने उस रग को पकड़ लिया है कि जिसको बहुत से लोगों ने अभी तक पकड़ा नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि इमरान खान इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, वो अभी भी नाकाबिले कबूल हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बिलावल साहब से मिला हूँ, फिर मैं फजलुर रहमान साहब के पास जाऊँगा और मुझे इमरान खान साहब की ज़िंदगी अजीज़ है। बहुत देर से सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि फ्रेश लोगों को सामने आना होगा, क्योंकि रियासत अब इस ब्रांड के साथ भी मुतासर हो रही है, इट्स नॉट टेकिंग देम एनीवेयर, इनका बोझ उठाते उठाते ये कुछ देखिए, ये इसी तरह की इसी नौयत का बोझ इमरान खान का भी इस्टेब्लिशमेंट उठा रही थी। वफाकी दारुल हुकूमत में खड़े होकर हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बानी PTI और उनकी अहलिया पर तोशाखाना 2 में फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। उन दिनों जब इमरान खान पावर में थे तो मौलाना फजलुर रहमान एक धरना लेकर आए थे और उस धरने ने फिर बहुत सारी बातें की, वहाँ से तरीके अदम एतमाद की बुनियाद रखी गई थी बेसिकली, और बाद में फिर उस अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान अडयाला जेल चले गए और बाकी सारे लोग गवर्नमेंट में अगर आ गए तो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ एक डेड लॉक लेकर बैठे हुए हैं। उस डेड लॉक का नतीजा फिर क्या निकलेगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आपको अंदाज़ा आपकी जो तजर्बे की वुसअत है उसमें कोई चैलेंज बचा है गवर्नमेंट को, जो हो चैलेंज, या गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं है और आवाम के जो मसाइल हैं, जो जमहूरियत के सम्राट आवाम तक पहुँचने थे, वो तो उसी तरह है, उसी स्टेज पे पहुँचेंगे ना। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आप यानी अगर को बकरा ख़रीदेंगे फिर काटेंगे फिर पकाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फौरी तौर पर आपके मुंह में एक पका पकाया कौरमा, बकरा कट गया, बकरा जो है हासिल कर लिया गया है। अच्छा, कटा भी नहीं है, कटा नहीं है लेकिन बात यह है कि खान साहब जो हैं वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर बिहेव करें, पार्लिमानी सियासत जो है उसको उसके क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक करें। तो फिर उनमें और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा आपके हिसाब से, आपके तजर्बे से? उनका रास्ता भी कुशादा हो जाएगा। दीवार पे टक्कर मारने की ज़रूरत क्या है अगर दरवाजे खुल जाए तो ये बेसूद है टक्कर मारना। एक टक्कर मारना जिससे अपना सर जो है वो फट जाए, उसका क्या फ़ायदा है? मजबूत दीवार है, दीवार मजबूत है, देखा नहीं आपने 26 तारीख को क्या हुआ? अब देखें आप क्या हाल है। अब वो कह रहा है वो तो मदार है, वो कह रहा है वो तो मदार है, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो क्या हमने बचपन में वो शेर सुने थे, 2 पढ़े थे मैंने, कि रात कोई पहलू में था मेरे, सुबह से लेकर पहले पहले एक एक थे अब पूछता हूँ मैं, तुम तो नहीं थे, तुम तो नहीं थे। मुज़ाकरात की बाज़किश तो चल निकली है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।